हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एमसीक्यूज हम क्विकली डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे से आपको ये समझ आ जाएंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म देखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A nurse is educating a patient recently diagnosed with hyperthyroidism. Which of the following statement made by the patient indicates a need for further education? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले क्या है, एक पेशेंट है जो कि अभी अभी डायग्नोस हुआ है उसका हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म उसको अभी अभी डायग्नोस हुआ है, तो मे बी उसको इतनी अच्छी नॉलेज ना हो हाइपरथायरॉयडिज्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द पेशेंट, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट उसने दी है पेशेंट ने विच नीड्स फॉर फर्दर एजुकेशन, जिसकी हमें पता लगता है कि पेशेंट को और एजुकेशन की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आई नीड टू मॉनिटर माई वेट रेगुलरली एज आई मे लूज वेट डिस्पाइट ईटिंग वेल। तो देखो ये सही स्टेटमेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट का जो वेट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो पेशेंट का वेट लूज होता है डिस्पाइट ईटिंग वेल। उसको चाहे वो अच्छे से भी खा रहा है, इसमें भूख ज्यादा लगती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है और वेट लूज होता है। तो ये तो उसने सही बोला है। सेकेंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन कूल एनवायरनमेंट टू अवॉइड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो देखो पेशेंट को इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है ज्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो उसको कूल एनवायरनमेंट में रहना है, काम एनवायरनमेंट एंड कूल एनवायरनमेंट में रहना है। ये भी उसने सही बोला है। थर्ड है आई शुड इंक्रीज माई आयोडीन इनटेक टू हेल्प रेगुलेट माई थायराइड फंक्शन। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में बोल रहा है कि मेरे को और आयोडीन लेना चाहिए थायराइड को ठीक करने के लिए। लास्ट है आई में एक्सपीरियंस पाल्पिटेशन एंड शुड रिपोर्ट देम टू माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। अगर सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो क्या हो सकता है, थायराइड स्टॉर्म की वजह से एरिथमियाज भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी सही है कि उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। यहां पर जो कंडीशन उसने सही नहीं बोली वो क्या है कि उसको आयोडीन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ये तो उसने गलत बोल दिया। उसको मतलब कि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको और एजुकेशन देनी पड़ेगी। आयोडीन क्या करता है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। जितना ज्यादा आयोडीन होगा उतना ज्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा। उसको पहले से ही हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हमने और थोड़ी बढ़ाना है, तो आयोडीन उसको कम लेना है। आयोडीन कम लेने से क्या होगा कि थायराइड हार्मोन कम बनेगा। तो राइट आंसर क्या है, सी है। उसको पेशेंट ने ये स्टेटमेंट दी है जिससे हमें पता लगता है उसको और एजुकेशन देने की नीड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है विद न्यूली डायग्नोज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको भी न्यूली डायग्नोज हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म। इज प्रिस्क्राइब्ड अ बीटा ब्लॉकर। तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको बीटा ब्लॉकर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट इफेक्टिवली मैनेज इन अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। इनमें से कौन से सिम्टम्स बीटा ब्लॉकर इफेक्टिवली मैनेज करता है? तो एक है वेट गेन। सबसे पहले तो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसको वेट गेन नहीं होता, उसको क्या होता है, वेट लॉस होता है। दूसरा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट। इसमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, सब कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज रेट पे चलता है। तो यहाँ पर टैकीकार्डिया होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, ये भी गलत है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। थर्ड है ट्रेमर्स। डी गोइटर साइज रिडक्शन। हाँ, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिसीज होता है जिसमें गोइटर होता है, लेकिन बीटा ब्लॉकर गोइटर के साइज के रिड्यूस होने के लिए नहीं दिया जाता। बीटा ब्लॉकर सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। सिम्टम्स जैसे कि ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, इसके लिए दिया जाता है, पाल्पिटेशंस के लिए दिए जाते हैं बीटा ब्लॉकर। तो यहाँ पर ट्रेमर्स सही है सिम्टम कि ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं। 50 year old woman with hyperthyroidism presents with a sudden increase in heart rate, confusion and fever। तो एक 50 year old woman है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से आई है। उससे बताया है कि उसका जो हार्ट रेट है वो क्या है, इंक्रीज है। जब हमने देखा तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज था, कंफ्यूजन था पेशेंट को और साथ में ही फीवर भी था। शी इज डायग्नोज्ड विद थायराइड स्टोम। वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड स्टोम एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें पेशेंट को हार्ट रेट उसका इंक्रीज हो जाता है सडनली, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है पेशेंट और साथ में उसको फीवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल इनिशियल इंटरवेंशन। ध्यान से पढ़ो, इन्होंने बोला है सबसे क्रिटिकल इनिशियल, सबसे पहली इंटरवेंशन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन दे दो।
इनिशिएशन ऑफ हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो हाई डोज में, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन दे दो, कूलिंग मेजर्स एंड एंटीपायरेटिक्स दे दो। तो देखो आप पढ़ोगे यहाँ पर फीवर है और हम बोल रहे हैं एंटीपायरेटिक्स दे दो, फीवर ठीक कर दो, ठीक है। कूलिंग मेजर, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कंफ्यूज है पेशेंट को, फीवर है, तो आप सोचोगे कूल कर देते हैं पेशेंट को और एंटीपायरेटिक दे देते हैं। तो देखो ये सही है, लेकिन ये इनिशियल इंटरवेंशन नहीं है, सबसे पहली इंटरवेंशन ये नहीं होगी। सबसे पहली इंटरवेंशन क्या होगी? इनिशिएशन ऑफ हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो थायराइड स्टोम का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोज में देना सबसे पहले। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स जो भी हार्ट में डैमेज हुआ है, लीवर में जो डैमेज हो रहा है उसको कम करेंगे। ये एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं तो इंफ्लामेशन को कम करेंगे। समहाउ ये जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी सिंथेसिस को भी कम करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इनिशियल ट्रीटमेंट होता है थायराइड स्टोम को कंट्रोल करने का। उसके बाद फीवर है, उसमें एंटीपायरेटिक्स, कूलिंग मेजर्स दे सकते हैं, बट यहाँ पर इनिशियल मेंशन है। इसके अलावा इन्होंने बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन तो देंगे नहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में। यहाँ पर आयोडीन देते हैं, कौन सा देते हैं? वो ट्रीटमेंट में देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। वो ये वाला आयोडीन नहीं है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है। दूसरा आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। भाई थायराइड हार्मोन तो पहले ही बढ़े हुए हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, थायराइड स्टोम उसकी कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो थायराइड हार्मोन थोड़ी देने हैं। Next, a 35-year-old female patient with hyperthyroidism is being treated with methimazole. एक पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है मेथिमाजोल का। मेथिमाजोल क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एंटी थायराइड ड्रग्स है। ये थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करती है, उसकी सिंथेसिस को कम करती है। Which of the following adverse effects should the nurse instruct the patient to report immediately? इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट हम पेशेंट को एजुकेट किया है कि कौन सा इनमें से एडवर्स इफेक्ट आपने हमको रिपोर्ट करना है, कि जो रिपोर्ट करना है। फर्स्ट है माइल्ड रैश ऑन द आर्म्स, सोर थ्रोट एंड फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेट लॉस डिस्पाइट गुड एपेटाइट। तो देखो हाइपरथायरॉयडिज्म की कॉमन चीज तो ये है ही है कि गुड एपेटाइट होती है लेकिन वेट लॉस होता है, तो ये तो कॉमन है। ये आपको रिपोर्ट नहीं करना डॉक्टर को जाके कि उसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो हमको पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म ही होता है इसलिए ट्रीटमेंट चला रखा है, तो इसके लिए स्पेशली बार बार रिपोर्ट नहीं करेंगे। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है मेथिमाजोल से, लेकिन ये कॉमन है तो ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है। माइल्ड रैश ऑन द आर्म्स ये हो सकता है, बट ये अगेन ये क्या है? एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। सोर थ्रोट एंड फीवर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फीवर क्या इंडिकेट करता है? सोर थ्रोट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, पॉलीथायोरेसिल ये 3 ड्रग्स हैं जो कि हम किसके ट्रीटमेंट में देते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म के। इन ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट, वो क्या है? WBCs के काउंट को कम करना, न्यूट्रोफिल्स के काउंट को कम करते हैं, मतलब WBCs के काउंट को कम करते हैं, जिसको ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो सोर थ्रोट एंड फीवर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, जो कि हमको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है इफ अ पेशेंट इज ऑन मेथिमाजोल। इसके अलावा लिवर इंजरी भी ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज असेसिंग अ 28-year-old फीमेल पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज हाइपरथायरॉयडिज्म। अगेन फीमेल पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ ग्रेव्स डिसीज? इनमें से कौन सी फाइंडिंग ग्रेव्स डिसीज को सपोर्ट करती है? अब ग्रेव्स डिसीज क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ग्रेव्स डिसीज ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब ये कोजेज होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो उसको प्राइमरी कहा जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहे हैं। सेकेंडरी होता है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो TSH ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो ये प्राइमरी है ग्रेव्स डिसीज। ऑप्शन है डिक्रीज T3 एंड T4 लेवल्स विद एलिवेटेड TSH। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 डिक्रीज नहीं होंगे, क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो ये ऑप्शन भी आउट। डी क्या है? इंक्रीज TSH लेवल विद नॉर्मल T3 एंड T4। यहाँ पर नॉर्मल T3 एंड T4 है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो ये भी आउट। अब बी है, अ नॉन टेंडर फर्म गॉइटर विदाउट आई इन्वॉल्वमेंट। ऑफ कोर्स इसमें गॉइटर होता है, डिफ्यूज गॉइटर होता है ग्रेव्स डिसीज में, बट साथ में ही आई इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये भी आउट। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एलिवेटेड T3 एंड T4 विद लो TSH एंड एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस क्या होता है? एक्सोथैलेमस होता है जो आईज है इसमें बल्ज होती है, बल्जिंग आईज होती है, प्रोट्रूडेड आईज होती है। आईज ऐसे लगती है बहुत ज्यादा खुली हुई है और बाहर की तरफ निकली हुई है, जो कि क्यों होता है? ग्रेव्स डिसीज में स्वेलिंग हो जाती है आईज के टिश्यूज के पीछे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है एक्सोथैलेमस।
अब साथ में ही ये प्राइमरी है, एलिवेटेड तो रहेगा T3 T4 हाइपरथायरॉयडिज्म में, लेकिन जो TSH होगा वो इसमें लो होगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सही वर्क कर रही है, तो उसने T3 T4 को सेंस किया कि ब्लड में उसका लेवल ज्यादा है। जब उसने ये सेंस किया हाइपोथैलेमस ने, देन उसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH को लो कर दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लो कर दिया, ताकि भाई थायराइड ग्लैंड को वो ये बोल रही है कि T3 T4 को कम कर लो, इसलिए उसने TSH को कम किया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही काम करती है, प्राइमरी कोज है ये ग्रेव्स डिजीज, इसलिए TSH इसमें लो होगा एंड T3 T4 तो एलिवेट रहेंगे ही। उसके बाद स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन, देखो स्लीपिंग पल्स रेट मैंने आपको बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जो टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, तो सोते टाइम भी रहता है, रेस्ट पर भी बंदे का हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, स्लीपिंग पल्स रेट हाई रहती है, तो वो किस कंडीशन में रहती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में रहती है। उसके बाद ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन दैट इंक्लूड, ग्रेव्स डिसीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें क्या क्या आता है, ठीक है, गॉइटर आता है, इसमें एक्सोफ्थैल्मस आता है, आइज बल्जिंग होती है, गॉइटर इसमें कौन सा होता है, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होता है, स्किन चेंजेस भी इसमें होते हैं, जैसे कि इसमें प्रीटिबियल मिक्सेडिमा होता है, ये मिक्सेडिमा जो हाइपरथायरॉयडिज्म में मिक्सेडिमा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये प्रीटिबियल मिक्सेडिमा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिक्सेडिमा कौन सी कंडीशन में होता है, तो आप लिखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेनली मिक्सेडिमा एंड मिक्सेडिमा कोमा उसकी कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर हम प्रीटिबियल मिक्सेडिमा की बात करें, मींस जो पर्सन की जो लोअर लेग्स है वहां पर स्वेलिंग होती है, शिन बोन के फ्रंट में, शिन के फ्रंट में स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं प्रीटिबियल मिक्सेडिमा, और ये नॉन पिटिंग होता है। डिजिटल क्लबिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स, थायराइड एक्रोपैकी इसको बोलते हैं, कि जो फिंगर्स हैं वहां पर क्या रहती है, स्वेलिंग रहती है, और क्लबिंग मतलब फूली हुई रहती है वो, एंड डर्मोपैथी, डर्मोपैथी मीन स्किन भी क्या रहती है, ड्राई रहती है, वैक्सी रहती है। ऑल ऑफ द अबव, तो हाँ जी ये सारे ही सिम्टम्स किसके हैं, ये कंडीशन है ग्रेव्स डिसीज की। अ वुमेन returns from a subtotal thyroidectomy from the treatment of hyperthyroidism, hyperthyroidism का ट्रीटमेंट है सबटोटल थायरॉयडेक्टमी, मीन्स जिसमें थायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव किया जाता है। तो थायरॉयडेक्टमी एक वुमेन है जो रिटर्न की है, मतलब कि अभी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, ये सर्जरी हुई है सबटोटल थायरॉयडेक्टमी, इसको क्या था, हाइपरथायरॉयडिज्म था। ऑन असेसमेंट इमीडिएट प्रायोरिटी दैट द नर्स वुड इंक्लूड इन, असेसमेंट करेंगे, जैसे ही वो आई है सर्जरी के बाद हमने उसकी असेसमेंट करनी है, उसमें इमीडिएट हम क्या करेंगे, इमीडिएट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ठीक है। फर्स्ट है असेस फॉर पेन, पेन उसको पेशेंट को हो रहा है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि अगर कोई सर्जरी हुई तो पेन तो होगा, तो क्या हम उसको क्या देंगे, इमीडिएट प्रायोरिटी देंगे, इमीडिएट प्रायोरिटी इसको नहीं देंगे, तो ये प्रायोरिटी में नहीं आता। असेस फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी हम करते हैं चेक, और बट ये प्रायोरिटी अगेन अगर इनमें से ये सारे हैं तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑन असेसमेंट इमीडिएट प्रायोरिटी दैट द नर्स वुड इंक्लूड इन। असेस फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस को असेस करना। असेस फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस, तो देखो इन तीनों में से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, अगर थायरॉयडेक्टमी हो रही है कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास क्या है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, कौन सी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो कि किसको कंट्रोल कर रही है, एक तो वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल कर रही है, ट्रैकिया को कंट्रोल कर रही है, लैरिंजियल नर्व ब्रीदिंग में हेल्पफुल है, राइट। तो हमने रेस्पिरेटरी स्टेटस इसलिए चेक करना है, राइट आंसर क्या है, असेस फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्योंकि लैरिंजियल नर्व उसके बहुत पास है, तो अगर थायरॉयडेक्टमी कर रहे हैं तो लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, जिसके कारण रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस साथ में ही क्योंकि थायरॉयडेक्टमी हुई है तो वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो मेन जो हमारी प्रायोरिटी होगी असेसमेंट की वो क्या होगी, सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना, साथ में इसके हम ट्रैकियोस्टमी ट्यूब भी रेडी रखते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेस्पिरेटरी जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हम रेडी रखते हैं अगर पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी हुई है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, जब भी थायरॉयडेक्टमी करते हैं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी पास में ही है, वो भी डैमेज हो सकती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज होगी तो कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कैल्शियम का लेवल, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी डैमेज हो गई थायरॉयडेक्टमी करते टाइम,
तो कैल्शियम, लो कैल्शियम का क्या है, मसल वीकनेस, नंबनेस अगर हो रही है मसल्स में, तो ये सभी चीजें उसके साइंस हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, असेस करना है जैसे ही पेशेंट का थायराइडेक्टमी हुआ है। उसके बाद पेशेंट इज ऑन लेवोथायरॉक्सिन, व्हाट इज द बेस्ट एंड चीप वे टू मॉनिटर ड्रग डोज। अब लेवोथायरॉक्सिन क्या है, लेवोथायरॉक्सिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जब थायराइड हार्मोन का कमी होती है, बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, हाइपोथायराइडिज्म में ये दिया जाता है लेवोथायरॉक्सिन। ये सिंथेटिक T3 T4 है। मतलब ये होता क्या है, T4 होता है जो कि मेटाबोलाइज हो जाता है T3 में बॉडी में जाकर। बेस्ट और चीप वे क्या है ड्रग डोज मॉनिटर करने का, क्यों, जैसे ही हम लेवोथायरॉक्सिन देते हैं तो ताकि हम डोज सही दे रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए हम रेगुलरली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। किसको मॉनिटर करते हैं ये अब देखना है, T3 लेवल्स को, T4 लेवल को, TSH लेवल को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो देखो थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करते हैं हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म देखने के लिए, लेकिन अगर लेवोथायरॉक्सिन की डोज एडजस्ट करनी है तो हम किसका लेवल देखते हैं, TSH का लेवल देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो देखो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या है, इंक्रीज है। इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि वो ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा बन रहा है तो इट मीन्स वो ज्यादा क्यों बन रहा है, वो ज्यादा इसलिए बन रहा है कि अभी भी ब्लड में T3 और T4 का हार्मोन क्या है, लेवल लो है। तो लो लेवल को इंडिकेट करके एंटीरियर पिट्यूटरी TSH ज्यादा रिलीज कर रही है। तो अगर TSH का लेवल इंक्रीज है इट मीन्स हमने लेवोथायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं दी, कम अमाउंट में दे रखी है, इसलिए तो हार्मोन का लेवल ब्लड में कम है, जिसकी वजह से TSH ज्यादा रिलीज हो रहा है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि T3 T4 रिलीज करो। तो TSH इंक्रीज है, इसका मतलब हमने लेवोथायरॉक्सिन के डोज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज होगी मतलब तो थोड़ा सा ब्लड में इंक्रीज होगी और नॉर्मल पे आ जाएगी, तो TSH क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अगर TSH का लेवल कम आ रहा है टेस्ट करने पर, तो अगर TSH का लेवल कम है इसका मतलब कि ब्लड में T3 और T4 का जो हार्मोन का लेवल है वो क्या है, ज्यादा है। जब ज्यादा होता है तभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, कम TSH सिक्रीट करती है, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड को क्या बोल रही है कि कम T3 T4 रिलीज करो। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो TSH कम रिलीज हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड भाई कम करो अपने T3 T4 को। इट मीन्स कि हमने डोज क्या दे रखी है, ज्यादा दे रखी है, तभी TSH का लेवल कम आ रहा है, तो हम डोज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से लेवोथायरॉक्सिन की डोज को एडजस्ट किया जाता है। इनिशियली ये टेस्ट बार बार होते हैं, फिर 6 महीने में एक बार एंड देन साल में एक बार। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, बायोकेमिकल टेस्ट इन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म शोज। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि जब जो T3 और T4 का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन TSH का लेवल जो है वो क्या है, कम है। दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब T3 और T4 का लेवल नॉर्मल है लेकिन TSH का कम है, तो इस कंडीशन में जो पर्सन को इतने साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, तो वो उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन सब बायोकेमिकल टेस्ट, जब हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं तब हमको पता चलता है कि जो TSH का लेवल है वो लो है, लेकिन T3 और T4 नॉर्मल है। तो इसमें बताओ क्या आएगा, रेज TSH, लो TSH, नॉर्मल TSH, रेज T3। तो इसका राइट आंसर क्या है, लो TSH। तो बायोकेमिकल टेस्ट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में क्या शो करता है, TSH के लेवल को लो शो करता है और नॉर्मल T3 T4 होता है। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम्स अभी तक अराइज नहीं होते, तो पेशेंट नॉर्मल ही फील करता है या फिर बहुत कम साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की। क्रिटिनिज्म इज फाउंड इन, क्रिटिनिज्म क्या होता है, देखो क्रिटिनिज्म क्या होता है कि जब जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी। तो अगर ये नहीं बनते तो बच्चों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म इस कंडीशन को बोलते हैं जो कि बच्चों में पैदा होती है। तो ये जो कंडीशन है ये किस में होती है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में होती है। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ, जब बेबी का जो थायराइड ग्लैंड है वो या तो एक्टिव नहीं है या फिर एब्सेंट है, या फिर वो एंजाइम्स एब्सेंट है जो कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करती हैं, जिसको कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। मिक्सेडिमा कोमा, मिक्सेडिमा कोमा मैंने आपको बताया पहले ही कि मिक्सेडिमा कोमा हाइपोथायराइडिज्म की
कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है ये, मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब बहुत टाइम से थायराइड हार्मोन का लेवल कम है, काफी लंबे टाइम से। तो क्या होता है, कोई भी ट्रिगर जैसे कि हाइपोथर्मिया हो गया, कोल्ड इन्वायरमेंट था, या फिर सर्जरी हुई, ट्रॉमा हुआ, या फिर ये मेडिकेशन छोड़ दी लिवोथायरॉक्सिन, तो एकदम से क्या होता है कि एक फ्लेयर अप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडीमा कोमा, की बहुत ज्यादा सीवियरली लो हो जाता है लेवल T3 T4 का, जिसमें पेशेंट को क्या होता है कि मिक्सेडीमा के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और साथ में ही पेशेंट बहुत ज्यादा ड्राउजी, बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है और पेशेंट कैन गो इनटू कोमा, वो कोमा में भी जा सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राउजी पेशेंट हो जाएगा इस कंडीशन में। विच ऑफ दिस इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इनमें से कौन सा सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म का है? तो देखो, टैकीकार्डिया तो हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, वेट लॉस भी हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, हाइपरथर्मिया भी किस में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। तो टैकीकार्डिया, वेट लॉस एंड हाइपरथर्मिया, ये तीनों हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम है। फेशियल एडिमा किस में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, जिसमें पफी फेस देखने को मिलता है, स्पेशली अराउंड द आईज। So I hope आपको ये MCQs क्लियर हुए हो। If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.